हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के सामने मैं एक और दिग्गज कंपनी लेके आया हूँ, एचडीएफसी लिमिटेड। तो एचडीएफसी बैंक से पहले एचडीएफसी लिमिटेड कंपनी थी, और ये सबसे पहली एक प्राइवेट फर्म थी जो कि हाउसिंग लोन जो कि प्रोवाइड कराती थी, एक फाइनेंस कंपनी थी। और एक मुंबई बेस्ड कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, 1977 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। तो बहुत ही कमाल की कंपनी है, बहुत ही शानदार रिज़ल्ट्स दिए हैं इसने। अगर मैं बात करूं एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक का आप लोगों को पता हो, अगर पता नहीं तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूं कि एचडीएफसी बैंक में जब स्टार्ट हुआ था और लॉन्च हुआ था, इसका आईपीओ आया था। और ये जब अपने स्टार्टिंग फेज़ में था 1994 में, तब मिस्टर राधा किशन दिवानी एक रिटेल इन्वेस्टर में इसके प्रमोटर बने थे। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब वो एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर उन्होंने कम से कम शायद मेरे ख्याल से 5 to 10% का इसका स्टेक ले लिया था। तो ये एज अ प्रमोटर थे उसके, उस कंपनी के, एच डी एफ सी बैंक के। और आज उसी की बदौलत उन लोगों को इतने अच्छे रिटर्न्स मिले हैं, आज भी उनके पास है, उनके पोर्टफोलियो में है एच डी एफ सी बैंक। तो दोस्तों, यही एक तरीका होता है ग्रोइंग कंपनी को पहचानने का। अब आप देख सकते हैं कि जब एच डी एफ सी बैंक चल रहा था, तब उसका इस तरीके से ग्रोथ था, और उसका पी जो था वो करीब करीब 70 to 80 पे रहता था। ठीक है। लेकिन अब वो कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है, तो उसका जो ग्रोथ लेवल है वो काफ़ी सैचुरेट हो चुका है, कंसोलिडेट हो चुका है, और अब इसका पी भी जो है 30 के आसपास रह गया है। तो यही हमें समझना होता है, तो हमें इस पॉइंट पर जो है कंपनी को पिक करना होता है, ना कि इस पॉइंट पर। ठीक है। यही टी के साथ है, टी के साथ भी यही है। उसका जो अब स्टैगनेंट, मतलब वो कंसोलिडेशन फेज़ में आ गई है। अब उसके अंदर ग्रोथ तो रहेगी, लेकिन जो एक फ़ास्ट ग्रोइंग वाली जो चीज़ होती है ना, वो चीज़ नहीं रहेगी उसमें। एनीवेज़, चलिए हम स्टार्ट करते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। एचडीएफसी बैंक में इसके Q4 के नंबर्स भी आ गए हैं। तो अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई पे है, बिल्कुल उसके करीब है। और आप देख सकते हैं इसका पी अभी 19 का ही है। तो यही उसका रहता है। इसका जो मीडियन पी भी आप देखेंगे 22 का है, 3 इयर्स का 20 का है। तो इसका पी बिल्कुल नॉर्मल रहता है। अभी भी आप बात करें तो 19 का है, लेकिन अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा करेक्शन का होने का और वेट करें इसमें। और अगर मैं बात करूं तो ये आज के दिन काफ़ी टूटा है, 5.58% से ये जो है इसके अंदर जो है डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है। ये करेक्शन नहीं है दोस्तों, ये इस तरह से ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। और इसने चलिए हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। इसका बहुत शानदार रिज़ल्ट आया है दोस्तों। अगर इसके मैं रेवेन्यू की बात करूं तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू इसका 135,926 से 152,940 हो चुका है, जो कि बहुत ही शानदार जंप है। और अगर मैं यहाँ पे फाइनेंशियल मार्जिन्स देखूँ तो वो भी बड़े हैं, मतलब इंटैक्ट हैं 14% से। और नेट प्रॉफिट आप देखिए 24,042 से 27,700 पे आ गया है। और अर्निंग पर शेयर भी 124.62 रुपीज़ से 142.60 रुपीज़ हो चुका है। तो बहुत ही शानदार ग्रोथ है। आप अभी जो इसके अंदर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, आप इस पर मत जाइए। प्राइस तो ऊपर नीचे होता ही रहता है दोस्तों, लेकिन आप इसके फंडामेंटल समझिए। फंडामेंटली ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, और इसने बहुत ही अच्छे रिजल्ट शो करे हैं। ठीक है। और आप यहाँ पे इसके सेल्स ग्रोथ देख लीजिए, वो भी डबल डिजिट में देखने को मिलेगी। प्रॉफिट ग्रोथ भी इसकी डबल डिजिट में है, स्टॉक प्राइस भी इसका डबल डिजिट में है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका डबल डिजिट में है। तो ये हर लिहाज से बहुत ही स्टेबल कंपनी है, बहुत ही शानदार रिटर्न्स बना के दिए इसने अपने इन्वेस्टर्स को। और आने वाले टाइम में आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि एच डी एफ सी बैंक और एच डी एफ सी के अंदर मर्जर होने जा रहा है। लेकिन काफ़ी टाइम पुरानी पुरानी न्यूज़ हो चुकी है ये। ये होना तो नेक्स्ट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ही था, लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों नहीं हुआ है। लेकिन ये होना तो है, क्योंकि इसका अनाउंसमेंट हो चुका है। तो जब एच डी एफ सी और एच डी एफ सी बैंक मर्ज हो जाएंगे, तो एच डी एफ सी बैंक जो है, एच डी एफ सी बैंक में ही मर्ज होगा एच डी एफ सी। तो एच डी एफ सी बैंक जो है सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक हो जाएगा इंडिया में। वहीं पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की वहीं पे हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को घटाया है, और सॉरी, एफ आई आईज़ ने अपनी होल्डिंग्स को जो है इसमें घटाया है, डी आई आईज़ ने इसके अंदर बढ़ाया है। और रिटेलर्स तो सेम टू सेम ही है, तो रिटेलर्स भी इसमें इतने नहीं हैं। तो प्रमोटर्स इसमें नहीं है, क्योंकि अब प्रमोटर्स ने अपने सारा स्टेक जो है इसमें बेच दिया है। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊं इसमें, कि जो इसका एच डी एफ सी से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है, कि जो एच डी एफ सी बैंक के जो सी ई ओ हैं और जो फाउंडर थे, जब इन्होंने अपना स्टेक
जब रिलीज़ किया था, उसको लिक्विडेट किया था, तब उनको पता नहीं था कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो जनरली क्या होता है कि जब भी प्रमोटर्स होल्डिंग्स को अपना कम करते हैं तो ये नेचुरल होता है कि जो मार्केट में जो उसका प्राइस है वो नीचे जाता है, क्योंकि एक वो नेगेटिव सेंटिमेंट्स बना के लाता है मार्केट के अंदर। लेकिन जैसे ही इनके साथ जब हुआ, जब इन्होंने अपने स्टेक को कम किया, तो उसके 2 महीने बाद ही उसने इतनी शानदार ग्रोथ दिखाई कि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों कि प्रमोटर्स को इनसाइड कोई न्यूज़ होती है या इनसाइडर कोई होता है इस तरीके से। ये किसी का, ये जो स्टॉक मार्केट है अनप्रिडिक्टेबल है। अगर ये प्रिडिक्शन हो जाता तो घर बैठे खरबपति लोग बन जाते, हर कोई खरबपति बन जाता। तो इस तरह का कोई प्रिडिक्शन नहीं होता, कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम नहीं है इसकी जिससे कि पता लगा सकते हैं कि अपन कल क्या प्राइस जाने वाला है। ठीक है, चार्ट पैटर्न्स होते हैं, लेकिन चार्ट पैटर्न्स भी कोई प्रिडिक्शन नहीं करते। ट्रेडर्स लोग वहीं पे धोखा खा जाते हैं। कभी लगता है आपको कि सुबह मार्केट नीचे है, लेकिन शाम होते होते तक वो ऊपर हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।